गरीब बहन का जमीन के नीचे, अमीर बहन का जमीन के ऊपर ससुराल। तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत, गॉर्जियस और माइंड ब्लोइंग लगो ताकि जमाने के लड़के तुम्हें देखते ही फ्लैट हो जाए। कीर्ति मेकअप लगाते हुए खुद को शीशे में देखते हुए खुद ही अपनी तारीफ कर रही होती है। तभी उसकी माँ कमरे के अंदर आती है और कमरे में कूड़ा कचरा मचा देखकर गुस्से में बोलती है, अरे ओ आलसन, शुरू कर दी तूने सवेरे सवेरे अपने थोपड़े की लिपा पोती। तेरे लिए सबसे जरूरी काम यही है, ये नहीं कि खुद कभी अपने कमरे की सफाई भी कर लो। कमरे को कूड़ा दान बना रखा है। अरे तुझसे अच्छी गली के कुत्ते हैं, कम से कम बैठने से पहले जगह तो साफ कर लेते हैं। अरे ओ लड़की, मैं तुझसे बात कर रही हूँ, तुझे मेरी बातों का कोई फर्क भी पड़ रहा है या नहीं? माँ, मुझे आपकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी ये झाड़ू पोछा मैं नहीं लगाने वाली। कहाँ है तुम्हारी वो आदर्श संस्कारी बेटी रागिनी? उसी को बोल दो। तभी रागिनी, जो बहुत ही शांत सीधी सादी स्वभाव की है, वो झाड़ू पोछा लगाने लगती है। माँ, मैं हूं ना, झाड़ू पोछा दोनों लगा दूंगी, रहने दीजिए। अरे ये तो तू लगा देगी, मगर क्या इस निकम्मी के ससुराल थोड़ी ना जाएगी? वहां तो इसे साफ सफाई भी करनी होगी और खाना भी बनाना पड़ेगा, और जो सास मिर्च जितने तीखे ताने देगी सो अलग। माँ, तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे पता है मुझे अपनी सास को कैसे पटाना है। देखना, मेरी सास मुझे रानी बनाकर पलकों पर बिठा कर रखेगी। अभी मुझे मेकअप लगाने दो। हाँ हाँ, जो मर्जी आए कर, तुझे समझाना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। तभी हॉल में पिता सुरेंद्र आवाज लगाते हैं, ममता, अरे हो ममता, जल्दी आओ भाई, तुम्हें खुशखबरी सुनानी है। कीर्ति, रागिनी, तुम भी आओ बेटी। क्या बात है पापा, आज बड़े खुश लग रहे हैं। आपके बॉस ने आपका प्रमोशन कर दिया है क्या? नहीं नहीं, उससे भी बड़ी खुशखबरी है। तुम दोनों बहनों के लिए बड़े नेक परिवार से रिश्ता आया है। दोनों लड़के सगे भाई हैं। ये लो लड्डू खाओ। ममता जी, आप भी मुंह मीठा कीजिए। भाई आपकी मनपसंद के देसी घी वाले लड्डू लाया हूँ। पर पापा, ऐसे कैसे आपने मेरी शादी फिक्स कर दी? मुझे पता तो होना चाहिए कि लड़का क्या करता है, कितना पढ़ा लिखा है, अपने पैरों पर खड़ा भी है कि नहीं, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर किसी गरीब परिवार में शादी नहीं करने वाली जहाँ मुझे किश्तों में जिंदगी गुजारनी पड़े। कीर्ति, ये क्या तरीका है अपने पिता से बात करने का? हाँ माँ, ये आपका वक्त नहीं जहाँ बिना लड़का लड़की दिखाए शादी हो जाती थी। मुझे लाइफ बितानी है तो पता तो होना ही चाहिए ना। हाँ बिल्कुल बेटा, जानने का अधिकार है। भाई लड़के का अपना घर द्वार है। रागिनी बेटा, तुम्हारा जीवन साथी बिजनेसमैन है और घर का बड़ा बेटा, और कीर्ति के लिए छोटा भाई जो कि क्लर्क है। क्या क्लर्क? सीरियसली पापा, आप चाहते हैं कि मैं इतनी वेल एजुकेटेड होकर एक मामूली से क्लर्क से शादी कर लूं ताकि ये महारानी बिजनेसमैन की बीवी बनकर मुझ पर रौब झाड़े? बिल्कुल नहीं, आप मेरी शादी बिजनेसमैन वाले से कर दीजिए, नहीं तो मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। कैसी बातें कर रही हो कीर्ति? पिताजी लड़के वालों को जुबान देकर आए हैं। पिताजी, कीर्ति जैसा कह रही है उसकी मान लीजिए, ये बस खुश रहे, मैं तो हर हालातों में भी रह लूंगी। रागिनी अपनी एहसान फरामोश बहन की खुशियों के लिए अपनी खुशियों का बलिदान दे देती है। एक ही मंडप के अंदर दोनों बहनों की शादी हो जाती है और सास पुष्पा देवी, जो कि दिखावटी स्वभाव की थी, दोनों का गृह प्रवेश करवाती है। चलो सबसे पहले तुम आओ मेरी पढ़ी लिखी सुंदर कीर्ति बहू। जी मम्मी जी। कीर्ति के अंदर आते ही सास फूल बरसाती है और फिर शक्ल बनाकर अपने छोटे वाले बेटे शुभ, जो कि क्लर्क था, उन दोनों का स्वागत करवाती है। चलो अब तुम दोनों भी आ जाओ। तभी जमीन की गीली मिट्टी में अमीर वाली बहन की सैंडल धंस जाती है तो वो नखरे दिखाते हुए बोलती है, आउच, मेरी सैंडल सासू माँ, ये क्या है? ये घर जमीन के कितने ज्यादा अंदर है, ऐसा लग रहा है जैसे बेसमेंट में खड़ी हूँ, और यहाँ तो चूहे ने बिल भी बना रखा है। क्या मुझे इसमें रहना है? नहीं नहीं मेरी प्यारी बहू, मेरा बस चले तो तेरे लिए सोने और चांदी का ससुराल बनवा दूं, मगर तेरा ससुराल ऊपर है, यहाँ तो तेरी बहन रहेगी। ये सुनकर कीर्ति को दिल के अंदर बहुत खुशी होती है। वो फटाफट अपना सूटकेस लेके जमीन के ऊपर वाले हिस्से में आ जाती है, जहाँ पक्का आलीशान मकान था। फर्श टाइल वाला था और कमरा पूरी तरह फूलों से सजा हुआ था। तभी वो गद्दे पर धड़ाम से गिरते हुए बोलती है, आज तो मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरी बहन के साथ जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। अब मेरी बहन रहेगी जमीन के अंदर वाले ससुराल में, चूहों के बीच में, कालकोठरी जैसे घर में, और मैं आराम से ऊपर रहूंगी।
शुभ जी, यहाँ पर तो कितनी ज्यादा ठंड है। आप कैसे रहते हैं? और इतनी ज्यादा जमीन के अंदर घर किसने बनाया है? ऐसा लग रहा है मैं बर्फीली वादी में खड़ी हूँ। छत और दीवारों का तो पता भी नहीं लग रहा ठंड में। इसमें तेरी गलती नहीं है नई दुल्हन। सालों पहले इसी कच्ची मिट्टी के मकान में मैं दुल्हन बनकर आई थी, और फिर आई तेरी सास पुष्पा। उसने लड़ाई झगड़े करके इसके ऊपर मकान बनवा दिया। मैंने बोला भी था कि घर तोड़वा कर अच्छे से बनवाने को, मगर कंजूस औरत ने मेरी एक नहीं सुनी और मैं यहाँ अकेले ही सोती थी। अब तू भी सोना। ये लो अपने लिए चटाई डाल लो। जमीन वाला घर है ना, इसलिए रात में अक्सर ठंड बढ़ जाती है, तो ये कंबल ओढ़ लेना। हे भगवान, एक तो इतना पतला दुबला बिस्तर, ऊपर से ये दुबला पतला कंबल, इसमें क्या ठंड जाएगी? आज तो कुल्फी जम जाएगी। बेचारी गरीब बहन अपना दुख दिल के अंदर दबाकर सोने की कोशिश करती है। तभी दरवाजे के टूटे हिस्से से जमीन के अंदर कई सारे मेंढक आकर टर टर करने लगते हैं। हे भगवान, इस जमीन के अंदर तो इतनी भयंकर ठंड है, मुझसे सोया भी नहीं जा रहा और गर्माहट भी नहीं है। रागिनी जैसे ही करवट बदलती है तभी मेंढक मुंह के पास देखकर डर जाती है। मम्मी! क्या हुआ रागिनी, चिल्लाई क्यों? शुभ जी देखिए ना, घर के अंदर कितने मेंढक आ गए हैं। ये तो आम बात है, जमीन के अंदर का कमरा है ना। मेंढक, चूहे और कभी कभी तो ऊद बिलाव भी निकल कर आ जाते हैं। सो जाओ। इसी तरह सुबह हो जाती है। अमीर बहन अपने मखमली बिस्तर से अंगड़ाई लेते हुए उठती है। क्या बढ़िया नींद आई थी रजाई के अंदर, मजा आ गया। कीर्ति, जाओ जाकर चाय बना लो जल्दी से। क्या यार, बहुत ठंड है, मेरा तो बिस्तर से निकलने का मन भी नहीं। अरे मेरी गरीब बहन किस दिन काम आएगी? फ्री की नौकरानी है, उसे बुलाती हूँ। आखिर उसे जमीन के ऊपर वाला मेरा आलीशान ससुराल दिखाकर चलाना भी तो है। कीर्ति सीधा नीचे जमीन के अंदर आकर बोलती है, अरे ओ मेरी गरीब बहन, चलो उठ जाओ, सासू माँ ने तुम्हें याद किया है, चाय नाश्ता बना दो। कीर्ति, मैं रात भर सोई भी नहीं हूँ ठीक से, थोड़ी देर में आकर बना दूंगी। ठीक है, फिर मैं सासू माँ को नीचे भेज देती हूँ, वही तुम्हारी अच्छी तरह खबर लेंगी। बेचारी रागिनी ऊपर अमीर बहन के ससुराल में आकर सारा काम धाम करती है और नाश्ता पानी भी बनाती है, और जैसे जाने ही लगती है तो उसकी घमंडी सास नाश्ते की प्लेट उसके हाथ से छीन लेती है। अरे ओ महारानी, ये इतना सारा राशन पानी किसको ठुसवाने के लिए लेकर जा रही है? यही रखो। मगर माँ जी, फिर दादी जी और शुभ जी क्या खाएंगे? अब अपना नीचे बनाओ खाओ, समझी? अरे ये तो तुम रागिनी बहू के साथ सरासर पक्षपात कर रही हो। पुष्पा जी, अरे नीचे अम्मा भी तो है, इतनी ठंड में भिजवा दोगी नाश्ता तो क्या हो जाएगा? देखो जी, नीचे चूल्हा डाला हुआ है। बहू कह दे अपने गरीब बहन से जाकर जंगल से लकड़ी लाए, राशन पानी लाए और खुद बनाए। गैस इतने सस्ते का नहीं आ रहा जो फूकने दूंगी मैं। सुन लिया ना तुमने, मेरी गरीब बहन? अगर थोड़ी भी अब शर्म बची हो तो नीचे ही रहना, और ज्यादा दिक्कत परेशानी आए तो अपनी जमीन वाले ससुराल में गड़कर मर जाना, मगर यहाँ मत आना। बेचारी रागिनी रोते हुए जमीन वाले ससुराल में लौट आई। तभी ददिया सास बोलती है, अरे बहू, तू क्यों रोकर अपना दिल छोटा करती है? तेरी सास शुरू से ही कंजर है। कभी अपने मन से उसने खुशी से मुझको 2 रोटी नहीं खिलाई। मगर तू चिंता मत कर, जो दुख सहता है ना, भगवान उसके लिए हालात बदल देता है। और क्या पता तेरे इस जमीन के मिट्टी वाले ससुराल के अंदर से किसी दिन सोना निकल जाए। चाहे मुझको इस जमीन के अंदर जितनी भी दुख सहनी पड़े दादी माँ, मैं ऊपर नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। देखते देखते ठंड का मौसम बेतहाशा बढ़ने लगता है, जिसे रागिनी का जमीन वाला ससुराल दिन रात किसी बर्फ की सिल्ली की तरह ठंडा रहता है। वहीं अमीर बहन अपनी जमीन के ऊपर वाले ससुराल में सारा दिन हीटर में रहती है और सर्दी के मौसम में सारे सुख लेती है। आखिरकार ठंड में ठिठुर कर ददिया सास गुजर जाती है। दादी जी, दादी जी, उठो ना दादी माँ। पुष्पा और कीर्ति थोड़ा सा दुख जताकर वापस अपने ऊपर वाले हिस्से में लौट जाती हैं। इधर शुभ की नौकरी छूट जाने के कारण और गरीब बहन को खाने के लाले पड़ जाते हैं, मगर तब भी वो अपनी अमीर बहन से खाना मांगने नहीं जाती। एक दिन घर लीपते वक्त रागिनी का हाथ जमीन के अंदर एक गड्ढे में चला जाता है।
ये क्या है? यहाँ इस जमीन के अंदर गड्ढा, कहीं इस जमीन के अंदर सांप तो नहीं है? रागिनी उस जमीन को खोदना चालू कर देती है। तभी उसमें उसे एक पोटली मिलती है जिसके अंदर बहुत सारे गहने थे। जमीन के अंदर इस तरह से गहने जीवर तो पुराने जमाने के लोग ही रखा करते थे। शायद ये दादी माँ ने रखा होगा, इसीलिए उन्होंने मुझे वो बात कही थी। इसको ले जाकर माँ जी को दे देती हूँ। रागिनी बिना किसी लालच के गहने लेके अपनी सास के पास आती है। तभी उसका ससुर बोलता है, नहीं रागिनी बहू, तुम्हारी सास किसी भी सूरत में इस गहनों की हकदार नहीं है। तुमने मेरी अम्मा की सेवा की है, इसलिए ये सारे के सारे गहने तुम्हारी अमानत है। अजय तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी माँ की बहू मैं थी, ये नहीं। बहुत जल्दी याद आ गया कि तुम मेरी अम्मा की बहू थी, और जब बात सेवा करने की आई तब तुम कहाँ थी? जब मेरी माँ ठंड से गुजर गई तब तुम कहाँ थी? हर बातों में अपना फायदा ढूंढने से रिश्ते नहीं निभते पुष्पा देवी, समझी? जैसी तुम वैसी तुम्हारी ये बहू भी है मतलबी। ससुर की फटकार दोनों सास बहू को उनकी हकीकत का आईना दिखा जाती है। तभी कीर्ति बोलती है, पापा जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मैंने हमेशा अच्छी जिंदगी की लालसा की, मगर मेरी बहन ने दादी जी की सेवा की, इसीलिए मेरी गरीब बहन मुझसे ज्यादा धनवान हुई और मेरे पास सब कुछ होकर भी मैं ऐसी अहमियत नहीं पा सकी। आखिरकार कीर्ति का ख्वाबों भर आलीशान ससुराल में रहने का भ्रम दूर हो जाता है और अब वो भी अपनी बहन के सरल सीधे स्वभाव को अपनाने लगती है और रागिनी भी खुशी खुशी रहने लगती है।